प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार। आज हम लोग चर्चा करेंगे सगर्भता एवं भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में। सगर्भता यानी प्रेगनेंसी एंड भ्रूणीय परिवर्धन मीन्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, जो ये एनसीईआरटी का जो डायग्राम देख रहे हैं, कि इसमें किस तरह से निषेचन हुआ है। निषेचन के बाद धीरे धीरे इसमें जो कोशिकाएं हैं वो अपनी जो जाइगोट बना है वो डिवाइड हुआ है, और डिवाइड होने के बाद 2, 4, 8, 16, 32 सेल्स का एक स्टेज बनाया है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और वो ब्लास्टोसिस्ट जा करके और अंतर्रोपित हो गया है गर्भाशय की अंतः दीवार में। अब अंतर्रोपित होने के बाद इस ब्लास्टोसिस्ट में यानी कोरक पुटी में कौन सी परिवर्तन होते हैं, तब जाकर के उसमें एक भ्रूण का निर्माण होता है। वही चीज इसमें अब हम लोगों को देखना है आज, कि किस तरह से वह जो ब्लास्टोसिस्ट है। अब देखिए, ये जो ब्लास्टोसिस्ट इसके अंदर जो आरोपित हुआ है, गर्भाशय थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया गया, कि उसमें चारों तरफ जो कोशिकाएं हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं इसमें बन रही है कोरक पुटी में। एक है बाहर की जो कोशिकाएं हैं, जिसको कहते हैं पोष कोरक, और अंदर में जो कोशिका दिख रही है जिसको कहते हैं अंतर कोशिका समूह यानी इनर सेल मास। तो दोनों में परिवर्तन होता है। जैसे बाहर वाला जो देख रहे हैं, जिसको पोष कोरक कहते हैं या उसको ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, वो अब क्या करता है कि गर्भाशय की दीवार में अब उसमें उंगली के जैसी रचनाएं बन जाती है, और उंगली की जैसी रचनाएं बन करके वो गर्भाशय की दीवार में वो फिक्स हो जाता है, जिसको कोरियोनिक विलाई कहा जाता है। वो उसके अंदर गर्भाशय की दीवार में जाके फिक्स हो जाएगा और वहीं से न्यूट्रिशन लेना शुरू करेगा। और धीरे धीरे यही जो कोरियोनिक विलाई है, अब वो धीरे धीरे विकसित हो करके और प्लासेंटा का निर्माण करेगा। प्लासेंटा माने अपरा का निर्माण करेगा, जो गर्भाशयी ऊतक एवं भ्रूण के बीच पोषक पदार्थ या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड या जो दूसरे चीज हार्मोन्स होते हैं, उनके बीच ये आदान प्रदान करने का काम करता है। देखिए, प्लासेंटा। तो वही कोरियोनिक विलाई अब धीरे धीरे आगे चल करके प्लासेंटा बना लेता है, और वही प्लासेंटा गर्भाशय के अंदर एक नाभि रज्जु यानी नाभि के पास में वो रचना बनती है। नाभि से एक धागा का जैसा रचना देख रहे हैं बना हुआ है। तो नाभि रज्जु के द्वारा वह प्लासेंटा भ्रूण से जुड़ा हुआ है, और उसी में धमनी और शिरा होती है, जिसके द्वारा माता से पोषक तत्व या जो भी ऑक्सीजन है वो बच्चे तक, भ्रूण तक पहुंचता है। और भ्रूण का जो हानिकारक पदार्थ है, अवशिष्ट पदार्थ है, वो उसी अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा प्लासेंटा से होते हुए माता के शरीर में चला जाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। तो यही पहला बदलाव इसी में होता है पोष कोरक में। अब देखिएगा, पोष कोरक में होता क्या है कि अब जैसे कि यहाँ पर देखे थे, ये पोष कोरक, ये किसका है, ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर। तो ब्लास्टोसिस्ट में ये बदलाव हुआ है। इसमें एक बाहर जो सेल है, इसको हम लोग कहते हैं पोष कोरक कहा जाता है। और अंदर में जो यहाँ पर जो सेल देख रहे हैं, एक झुंड है कोशिका का, जिसको कहते हैं इनर सेल मास कहा जाता है, यानी आंतरिक कोशिका समूह। आंतर कोशिका समूह। तो पहला बदलाव इसमें होता है, बाहर वाला जो है। और उसी में अब क्या होता है कि ये फिंगर के जैसा ये रचना बन जाता है, फिंगर के जैसा रचना बन गया। और यही गर्भाशयी जो दीवार होती है, ये गर्भाशय की दीवार हो गई,
उसी में जा करके ये फिक्स हो जाता है। इंटरडिजिटेटेड इसको कहते हैं, इंटरडिजिटेटेड। इसमें भी ये उंगली के समान जैसा रचना है और इसमें भी है, तो ये आपको इसमें जा करके फिक्स हो जाता है, जो कि हम लोग उस डायग्राम में देखे हैं। इस तरह से ये बन गया। तो पहला बदलाव इसमें हो गया पोस्कोरक में कि ये उंगली के समान रचना बनेगा। इसी को कहते हैं क्या, कोरियोनिक विलाई। अब ये जो रचना बन रहा है इसी को कहते हैं कोरियोनिक विलाई कहते हैं, कोरियोनिक विलाई कहते हैं। और ये गर्भाशय की दीवार हो गई, ये गर्भाशय की दीवार हो गई, उसी में जा कर के ये फिक्स हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो रचना यहाँ ये देख रहे हैं जिसको इनर सेल मास कह रहे हैं, ये आंतर कोशिका समूह। अब इसमें भी बदलाव होगा। तो पहले ये जो है कोरियोनिक विलाई अब धीरे धीरे आगे चल करके ये प्लासेंटा जो देख रहे हैं अम्बिलिकल कॉर्ड से द्वारा जुड़ा हुआ है उसमें अब डेवलप हो जाता है। अब धीरे धीरे इसमें और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे इसमें प्लासेंटा डेवलप होने लगेगा। तो यह जो प्लासेंटा है अब ये क्या काम करता है इसके अंदर, तो हम लोग देखेंगे प्लासेंटा के कार्य, प्लासेंटा या अपरा के क्या कार्य हैं। तो अपरा देख लिए प्लासेंटा कि ये जो है कोरियोनिक विलाई माता तथा ये जो भ्रूण बनेगा, इसी से भ्रूण बनेगा एम्ब्रियो, इन दोनों के बीच ये क्या है, एक ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और यही क्रियात्मक इकाई नाभि रज्जु के द्वारा जुड़ा, अभी देखे थे हम लोग कि नाभि रज्जु के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। तो अब उसका क्या काम है, क्यों बना हुआ है, तो इसका पहला काम है कि ये क्या करते हैं, भ्रूण को ऑक्सीजन एवं पोषण की आपूर्ति करता है। पहला काम हो गया प्लासेंटा, यह भ्रूण को पोषण न्यूट्रिशन देता है, पोषण एवं ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, आपूर्ति करता है। पहला काम हो गया इसका, जो एम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है भ्रूण से, माता और भ्रूण के बीच एक धागा जैसा नाभि से जुड़ा रहता है। दूसरा क्या है कि यह भ्रूण के जो CO2 होते हैं या जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो यह भ्रूण के CO2 एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थ, ये भी उत्सर्जी ही पदार्थ है, अन्य उत्सर्जी पदार्थ को बाहर करने का काम करता है, बाहर करता है। इसके बाद ये क्या काम करता है प्लासेंटा, तो गर्भाशय यानी गर्भावस्था में यह एक तरह से अंतःस्रावी ग्रंथि, अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है। इससे हार्मोन्स स्रावित होता है, कुछ हार्मोन स्रावित होते हैं जो भ्रूण होते हैं उनके विकास के लिए, उनके शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये सब के लिए जरूरी होता है। तो यह जो प्लासेंटा है ये क्या करते हैं, हार्मोन्स का स्रावन करते हैं। गर्भता के समय, सगर्भता के समय ये हार्मोन स्रावित करते हैं, हार्मोन्स का स्राव करते हैं। अब कौन से हार्मोन ये स्राव करते हैं ये भी आपको परीक्षा में, तो प्लासेंटा से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्लासेंटा क्या है, कहाँ पाया जाता है, इससे कौन से हार्मोन स्रावित होता है। तो इससे जो पहला हार्मोन है ये हार्मोन स्रावित करता है। अब कौन हार्मोन स्रावित करता है, अब जैसे कि इसमें है ये HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन उसको कहते हैं। HCG का मतलब हो गया ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो ये हार्मोन ये स्रावित करता है कौन, प्लासेंटा। तो एक हार्मोन हो गया HCG। दूसरा ये क्या करता है, HPL। ये क्या है, ह्यूमन प्लासेंटल
ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टाजन तो HCG HPL ये 2 हार्मोन हो गया। उसके बाद इससे थोड़ा सा ईस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन भी स्रावित होता है। तीसरा जो है एस्ट्रोजेंस एंड तथा प्रोजेस्टेरोन, ये भी हार्मोन है जो कुछ मात्रा जो है ये प्लासेंटा के द्वारा स्रावित होता है। तो ये तो हो गया प्लासेंटा के द्वारा स्रावित हार्मोन। अब कहता है कि कुछ हार्मोन्स और भी स्रावित होते हैं जो ओवरी के द्वारा या गर्भता की स्थिति में या सगर्भता के अंतिम स्थिति में उसके बाद स्रावित हो, जैसे रिलैक्सिन हार्मोन हो गया। उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा कॉर्टिसोल हार्मोन हो गया। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया। उसके बाद थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन हो गया। ये सभी सगर्भता की स्थिति में माता के रक्त में इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, जो सगर्भता को बनाए रखने के लिए ये जरूरी होता है। तो यहाँ तो ये इतना हो गया इसका प्लासेंटा का हार्मोन। उसके बाद कहता है कि इसके अलावा सगर्भता के समय दूसरे हार्मोन भी जो प्लासेंटा से नहीं दूसरे चीज से स्रावित होता है। सगर्भता के समय दूसरे हार्मोन्स हो गया, जैसे आपको दूसरे हार्मोन्स जैसे कि ये कॉर्टिसोल ये एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट हो गया। उसके बाद प्रोलैक्टिन ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया। इसके बाद जो है आपको ये थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड के द्वारा ये सिक्रीट हो गया। तो प्रोलैक्टिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, थायरोक्सिन ये भी क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। थायरोक्सिन स्रावित होते हैं। उसके बाद एक चीज और है इसमें कि अंडाशय के द्वारा जब ये सगर्भता का जब अंतिम स्टेज आता है, यानी 9 महीने का ये जब हो जाता है एम्ब्रियो, तब ओवरी के द्वारा यानी अंडाशय के द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको रिलैक्सिन कहते हैं, जो सगर्भता के बाद यानी वो स्रावित होता है। तो अंडाशय के द्वारा रिलैक्सिन ये एक हार्मोन है, रिलैक्सिन हार्मोन सगर्भता के बाद स्रावित होता है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना पड़ेगा। सगर्भता के पश्चात स्रावित होता है, पश्चात स्रावित होता है। तो इस प्रकार से ये सब जो है देख रहे हैं कि किस तरह से ये कोरक पुटी जो ये देख रहे हैं पोष कोरक, ये धीरे धीरे प्लासेंटा में कन्वर्ट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में, ये जो इनर सेल मास है ये अब क्या बदलाव करता है। तो इनर सेल मास में अब कौन कौन से बदलाव होते हैं, क्योंकि इसी से अब एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा। ठीक, इसके बाद देखना है कि जो आंतरिक कोशिका समूह होता है उसमें क्या बदलाव होता है। तो सेकेंड पार्ट हो गया आंतर कोशिका समूह, आंतर कोशिका समूह में बदलाव यानी इनर सेल मास में क्या बदलाव होता है। तो इनर सेल मास में हो गया क्या कि अंतर रोपण के तुरंत बाद जो इनर सेल मास होते हैं वह एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस तथा मीजोडर्म यानी इक्टोडर्म, मीजोडर्म और इक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म का निर्माण कर लेती है। ये क्या हो गया कि अंतर रोपण के तुरंत बाद
तुरंत बाद ये जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास देख रहे हैं इसमें कि किस तरह से इनर सेल मास ये क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं इसमें बाह्य त्वचा में। बाह्य त्वचा का मतलब एक्टोडर्म, जो बाहर बन जाता है एक्टोडर्म। उसके बाद बनता है क्या, अंतः त्वचा। अंतः त्वचा का मतलब हो गया इंडोडर्म। और अंत में मध्य जनन स्तर का निर्माण कर लेती है तथा बाद में मध्य जनन स्तर जो हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं मीजोडर्म का निर्माण कर लेती है। मीजोडर्म का ये निर्माण कर लेती है। देख रहे हैं इस डायग्राम में कि किस तरह से वो जो इनर सेल मास है वो सेल के बाहर एक लेयर, 3 लेयर सेल का बन जाता है, जिसको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक भी यानी त्रिजनन स्तरीय भी इसको कहा जाता है। और ये तीनों स्तर बाद में चल करके क्या करते हैं, यह तीनों स्तर, ये स्तरें जो है, तीनों स्तरें ये क्या करती है कि धीरे धीरे शरीर के जितने भी ऊतक और अंग होते हैं उनका निर्माण करेगी। ये स्तरें शरीर के या जो भ्रूण होंगे, शरीर के विभिन्न ऊतकों एवं अंगों का निर्माण करती है। अंगों का निर्माण करती है। इसी से तीनों स्तर से आपके शरीर का जितना भी अंग है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, ब्रेन है, बोन है, ब्लड है, जितनी भी सूत्र है ये हो जाएगा। और इसी तीनों स्तर में क्या होती है कि एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको स्टेम कोशिकाएं कहती हैं। जो कोशिका, इस स्टेम कोशिकाएं जो बनती है भ्रूण में, ये तीनों जनन स्तर में, वो बाद में चल करके किसी भी तरह के ऊतक या अंग का निर्माण कर लेनी, मैंने उसमें क्षमता होती है, उत्पन्न करने की उसमें क्षमता होती है। तो इसमें हम लोग कहेंगे क्या कि इसमें कुछ स्टेम कोशिकाएं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है, बन जाती है। इसमें कुछ स्टेम कोशिकाएं पाई जाती है, जिसका काम क्या है, पाई जाती है जिसमें किसी भी कोशिका, जिसमें जब जरूरत पड़ता है तो ये किसी भी कोशिका या अंगों के निर्माण करने की क्षमता रखती है। ये किसी भी कोशिका या ऊतकों हो गया या अंग, यहाँ तक कि अंग भी बना सकता है, अंगों के निर्माण की क्षमता रखती है, के निर्माण की क्षमता रखती है। तो इस तरह से ये क्या होते हैं कि 3 जनन स्तर का, अब जैसे कि इसमें आप देखे हैं कि ये हो गया इसका इनर सेल मास, और इनर सेल मास में यहाँ तक हम लोग छोड़ दिए थे इनर सेल मास का। उसके बाद क्या होता है कि इसी के अंदर इस तरह से ये जो सेल है उसमें सबसे पहले बाहर सेल बन जाता है, जिसको एक्टोडर्म कहते हैं। ये पहले ये क्या करते हैं, एक्टोडर्म का निर्माण शुरू हो जाता है, ये इधर। तो ये क्या बनेगा, एक्टोडर्म। उसके बाद इसी में क्या बनेंगे, इंडोडर्म। इसी में ये सेल जो है इंडोडर्म अंदर में बन जाएगा, ये हो जाएगा इंडोडर्म हो जाएगा। तो
इसके अंदर जो इनर सेल मास था यही एक्टोडर्म पहले बना लिया, उसके बाद एंडोडर्म, और बाद में चल कर के ये जो कोशिकाएं हैं यही अब इसमें बीच में एक कोशिका का लेयर और बना दिया जिसको कहते हैं मीजोडर्म। तो यही 3 गो कोशिका का ये चादर बन गया है, लेयर बन गया है। अब इसी में स्टेम सेल्स पाई जाती हैं, स्टेम कोशिकाएं, जो किसी भी अंग का ये निर्माण कर लेती है। तो अब इससे कौन कौन से अंगों का निर्माण होता है, तो यहाँ पर देखिए एक चार्ट है दिया हुआ जिसमें एक्टोडर्म के द्वारा कौन कौन से सेल बनते हैं, कौन कौन से अंग बनते हैं, मीजोडर्म के द्वारा कौन से बनते हैं, एंडोडर्म के द्वारा कौन से बनते हैं। तो इसको देख लीजिए कि ये 3 जनन स्तर का ये क्या है, भविष्य है कि एक्टोडर्म से कौन कौन से बनते हैं अंग, मीजोडर्म से कौन कौन से अंग बनते हैं, और एंडोडर्म से कौन कौन से अंग बनते हैं। तो ये आप इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि कौन कौन से अंगों का निर्माण इससे होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद अब क्या होता है। तो 3 जनन स्तर का जब निर्माण हो गया और उससे जब भ्रूण का अंग बन गया, तब इसमें वो जो फीटस अब बन रहा है, जो शिशु बन रहा है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके न्यूट्रिशन देने के लिए, उसे एक्सक्रीशन देने के लिए इसमें क्या होते हैं कि फीटल मेम्ब्रेन्स का निर्माण होता है। अब देखिए ये फीटल मेम्ब्रेन्स जो बना हुआ है इसमें आपको, तो ये फीटल मेम्ब्रेन का निर्माण इसमें होता है जिसमें 4 तरह के मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। फीटल मेम्ब्रेन का निर्माण उस भ्रूण के चारों तरफ, या जो फीटस है उसके चारों तरफ। अब जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि ये भ्रूण अब डेवलप हो रहा है, उसी से जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो देखे हैं पहले, ये भ्रूण देखने में इस तरह से लगता है, ये इस तरह से लगता है भ्रूण। तो इस भ्रूण के चारों तरफ क्या होते हैं कि एक मेम्ब्रेन पहले बनता है, जिसको ये देखिए ये हो गया, जिसको एमनियोन कहा जाता है, इसको एमनियोन कहा जाता है। ये हो गया एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो का मतलब भ्रूण या फीटस। यही धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो फीटस कहलाएगा। इसमें लिक्विड भरा रहता है, इसमें द्रव भरा रहता है, जो इस भ्रूण को प्रोटेक्शन देने का काम, सुरक्षा देने का काम करता है। उसके बाद इसके बाहर एक मेम्ब्रेन और बनता है जो आपको ये देख रहे हैं, और यही आपको प्लासेंटा, ये जो कोरियोनिक विलाई देख रहे हैं जो बना था, यही प्लासेंटा बनाएगा। तो ये कहलाता है क्या, कोरियोन कहलाता है। और इसी कोरियोन से एक और रचना होती है इसमें जो कि एलेंटॉइज कहलाता है। ये एलेंटॉइज हो गया, जो उत्सर्जी पदार्थ को, एलेंटॉइज हो गया, तो ये उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है। और एक रचना और इसमें पाई जाती है जिसको यॉक सैक कहते हैं। तो ये छोटा सा भाग है जो इसमें पाई जाती है। तो इस तरह से धीरे धीरे इसके बाहर जो है, भ्रूण के बाहर ये 4 तरह के मेम्ब्रेन बन जाते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। देखिए उस डायग्राम में भी ये भ्रूण के बाहर ये बना हुआ रचना है। अब इसके बाद इस भ्रूण में अब आगे कौन सा परिवर्तन होता है, इतना तक तो बन गया है। अब 9 महीने तक अब इस भ्रूण में अब कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। 3 ट्राइमेस्टर होता है, तिमाही, 3-3 महीने का एक तिमाही होता है, और उसमें क्या परिवर्तन होते हैं ये हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं अंगों का निर्माण। जो ये भ्रूण अभी देखे हैं उसमें अब किस तरह से अंगों का निर्माण होता है। तो अंगों का निर्माण जिसको अंग्रेजी में ऑर्गेनोजिनेसिस कहते हैं, ऑर्गेनोजिनेसिस कहा जाता है।
तो ये जो अंगों का निर्माण होता है, यह जब सगर्भता होती है कि विभिन्न महीनों में भ्रूण का जो परिवर्धन होता है उसमें कुछ प्रमुख लक्षण है जो दिया गया है। तो यह जो है कैसे करता है, अब देखिए भ्रूण किसको कहा जाता है। भ्रूण जो है, अब यहाँ पर पॉइंट करने वाली बात है कि भ्रूण जो है 8 सप्ताह का जब गर्भ रहेगा तो उसको भ्रूण कहेंगे। 8 सप्ताह का जो गर्भ रहेगा इसको कहा जाता है, भ्रूण कहा जाता है। और शिशु किसको कहा जाता है, तो 8 सप्ताह के बाद अब जब वो अंग बनने लगता है उसमें तो वह शिशु कहलाता है। तो शिशु किसको कहा जाएगा, फीटस, अंग्रेजी में इसको फीटस कहते हैं, फीटस। तो फीटस हो गया क्या कि 8 सप्ताह के बाद, 8 सप्ताह के बाद का गर्भ जो होगा वह कहलाएगा शिशु कहलाएगा। अब देखिए कि इसके जो सगर्भता होते हैं, जो प्रेगनेंसी, सगर्भता का मतलब प्रेगनेंसी, सगर्भता के विभिन्न महीनों जैसे पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना या प्रथम तिमाही, द्वितीय तिमाही, इसमें क्या परिवर्तन होता है। तो विभिन्न महीनों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, महीनों में निम्न परिवर्तन होते हैं, निम्न परिवर्तन होते हैं। अब जैसे पहला है प्रथम तिमाही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसको कहा जाता है। प्रथम तिमाही का मतलब हो गया 1 से 3 माह का जो समय रहता है, पहला वाला फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसमें क्या परिवर्तन होता है। अब जैसे फर्स्ट है, इसमें प्रथम माह में क्या होगा, द्वितीय माह में कौन सा परिवर्तन होगा, तृतीय माह में कौन सा परिवर्तन होगा। तो देखिए प्रथम माह जो होगा उसके अंत में, प्रथम माह के अंत में क्या बनेगा, उसमें कौन से भ्रूण में कौन से अंग का निर्माण होगा, तो हृदय का निर्माण शुरू हो जाएगा और जिसको स्टेथोस्कोप से उसको सुना जा सकता है ध्यानपूर्वक। उस जो भ्रूण बन रहा है प्रथम सप्ताह में, प्रथम माह के अंत में, तो उसमें हृदय बनने लगता है। माने महत्वपूर्ण अंग के बारे में ऐसे तो सब शुरू हो जाता है, अंत में हृदय का निर्माण शुरू हो जाता है और इसको सुना जा सकता है, जिसे माने इसका जो धड़कन है, जिसकी धड़कनों को स्टेथोस्कोप, जो कान में डॉक्टर साहब जो लगाते हैं वही जो है स्टेथोस्कोप कहलाता है। तो धड़कनों को स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है, दूसरा माह में क्या होता है, प्रथम माह में तो ये हो गया कि हृदय का निर्माण। दूसरे माह के अंत में क्या होता है कि पैर और हाथ ये सब धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं, उंगलियां विकसित होने लगती है। तो यहाँ पर हो गया दूसरे माह के अंत में क्या होते हैं कि पैर एवं जो उंगलियां होती है, पैर और उंगलियां जो है वो विकसित होने लगती हैं। पैर एवं अंगुलियां विकसित। उसके बाद तृतीय माह जो हो गया, तृतीय माह में क्या होगा कि तीसरे माह के अंत में जो प्रमुख अंग तंत्र होती है उसका निर्माण होता है, जैसे कि पैर बन जाएगा, जो बाह्य जनन अंग हैं वो विकसित हो जाएंगे। तब 3 महीने के बाद जो है भ्रूण का परीक्षण माने लोग करता है, जिसमें पता लग जाता है कि लड़का है कि लड़की है। तो तीसरे माह के अंत में ये परिवर्तन होता है।
तीसरे माह के अंत में पैर हो गया, ये पूर्ण विकसित हो जाएगा। और जो बाह्य जननांग होते हैं, बाह्य जनन अंग जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। तो ये प्रथम तिमाही का ये हो गया, यानी 3 महीने के अंदर ये परिवर्तन इसमें होगा। उसके बाद जो दूसरी तिमाही होती है, दूसरी तिमाही हो गया कौन सा, जिसको हम लोग कहेंगे दूसरी तिमाही, जो कितना हो गया 4 से 6 माह का जो समय होगा उसमें ये होगा। तो देखिए क्या होता है, तो चौथे और 5वें में अब धीरे धीरे सब अंग बन जाएगा। 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता, यानी गर्भ में अब थोड़ा जो बच्चा है, भ्रूण है, वो उसमें थोड़ा सा मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो 5वें माह के अंत में ये परिवर्तन होगा। 5वें माह के अंत में क्या हो जाएगा कि गर्भ में गतिशीलता उत्पन्न हो जाती है। और क्या होता है इसमें कि सिर पर बाल, ये जो है सिर पर बाल उगाएंगे 5वें महीने में, सिर पर बाल उग आते हैं। उसके बाद क्या परिवर्तन होगा, छठे महीने में, जो छठे महीने 24वां जो सप्ताह होगा, उसमें क्या होंगे कि पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आएंगे और आँख का जो ये पलक है ये दोनों अलग अलग हो जाएगा छठे महीने में। तो ये जो हो जाएंगे आपको इधर लिख लीजिए 24वें सप्ताह, 24वें हो जाएगा, छठे महीने का अंत हो कितना हो गया 24वें सप्ताह के अंत में, 24वें सप्ताह के अंत में ये क्या होते हैं कि पूरे शरीर पर रोम का मतलब बाल हो गया, रोम पूरा जो है पूरा पर कोमल बाल निकल आएंगे, जिसको रोम को हम लोग क्या बोलते हैं, कोमल बाल निकल आते हैं, कोमल बाल निकल आते हैं। और क्या होती है इस महीने में, 24वें महीने में, आँख की जो पलकें होती है, आँख की पलकें, ये जो आँख पहले सटा हुआ रहता है और आँख की पलकें जो है अलग अलग हो जाती, बंद ही रहता है लेकिन आँख की पलकें जो है बीच से आँख की पलकें अलग अलग हो जाती है। तो ये हो गया दूसरे तिमाही में। उसके बाद तीसरे तिमाही में क्या होता है, तीसरी तिमाही यानी थर्ड ट्राइमेस्टर, 3 महीने का एक तिमाही होता है। तो इसमें क्या हो गया 6 से लेकर 9 माह तक, 6 से लेकर के 9 माह तक जो समय होता है उसको तीसरी तिमाही कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि 9वें गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक गर्भ जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं और एकदम प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। तो इस माह में क्या होता है कि 9वें माह के अंत तक, 9वें माह के अंत तक गर्भ यानी जो शिशु है वो पूर्ण विकसित हो जाता है, गर्भ पूर्ण विकसित हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं और एवं प्रसव के लिए तैयार रहता है, प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद ये जो
भ्रूण है, अब ये जो गर्भ है एकदम प्रसव के लिए ये तैयार हो गया है, रेडी टू पार्चुरेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अब देखिए ये जो इसमें गर्भ है, ये जो है जो शिशु है अब एकदम रेडी है, तैयार है, 9 महीने का ये हो गया है। अब ये क्या होगा, प्रसव होगा। तो नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे कि प्रसव में अब क्या होता है, कौन से ऐसे परिवर्तन होते हैं प्रसव में, कौन कौन से घटनाएं घटती है, कौन से हार्मोनल चेंज होता है या क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।